प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की 7वीं कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। पिछले भाग में हमने चर्चा की मोक्षदायिनी क्षिप्रा की। क्षिप्रा के पौराणिक महत्व को जानने के साथ ही हमने इसकी चुनौतियों को भी समझने का प्रयास किया। इस प्रसंग को जारी रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे क्षिप्रा के वर्तमान स्वरूप की। गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती, गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा, सा चंद्रभागा वरुणा त्वशी नदी, कुर्वन्तु नित्यं मम सुप्रभातम्। भारत की पवित्र नदियों में गिनी जाने वाली पुण्य सलिला क्षिप्रा पौराणिक काल से सतत प्रवाहमान थी। मालवा में जब नदियां स्वस्थ थीं और धरती की कोख में पर्याप्त पानी था, तब इस भूभाग के लिए एक कहावत प्रचलित थी, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डगडग नीर। हमारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे, हमारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे, अरे प्यारी लागे रे, घन न्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे, घन न्यारी लागे रे, हमारा मालवा की, हमारा मालवा की धरती मने प्यारी लागे रे। पिछले कई दशकों से सिर्फ मालवा क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि समूचे देश में नदियां उपेक्षा का शिकार बनी। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के पूर्व नदियों और पानी को सहेजने की जिम्मेदारी समाज की थी, किंतु अंग्रेजों ने पानी के स्रोतों पर अपना अधिकार जमा लिया। जल संबंधी मामलों के जानकार कृष्ण गोपाल व्यास का मानना है कि जल स्रोतों से भारतीय समाज के विमुख होने की शुरुआत अंग्रेजी सरकार द्वारा पानी के संबंध में बनाए गए नियमों के साथ हुई। पहला नियम बनाया था कि सरफेस वाटर जो है, सतही पानी जो है, नदी का जो पानी है, वो सरकार की मिल्कियत है। उसे सरकार ही नियंत्रित करेगी, सरकार ही उसका उपयोग करेगी, सरकार ही उसको अगर आपको देगी तो टैक्स लेगी। इसलिए आप देखिए कि जितने जलाशय बने हैं जिनसे सिंचाई दी जाती है, टैक्स लिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। ग्राउंड वाटर पे उन्होंने इस तरह का कोई नियम लागू नहीं किया था। वो जब सरकार ने ये नियम बना दिया कि नदी का पानी हमारा है, सरकार का है, और हम सरकार के काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे, तब से समाज जो है धीरे धीरे विमुख होना शुरू हुआ। बढ़ती आबादी की मांग की पूर्ति के लिए भूजल का असीमित दोहन हुआ। भूजल स्तर नदियों के तल से बहुत नीचे जा पहुंचा। ऐसा होते ही क्षिप्रा सहित मालवा की अधिकतर नदियां मात्र मौसमी नदियां बनकर रह गईं। क्षिप्रा के संबंध में जन चेतना अभियान से जुड़े संस्कृति कर्मी चिन्मय मिश्र। जो बारहमासी हमारी नदियां थीं, वो बारहमासी नदियां अब धीमे धीमे सूख रही हैं, क्योंकि पानी तो बूंदों में गिरता है और हम उसको निकालते पाइप से हैं, मोटी धारा से निकालते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब गांधी सागर बांध बना, तो मालवा में बरसा पानी इस बांध में जाने लगा। गांधी सागर बांध का जो कैचमेंट है या उसको जो पानी मिलता है, वो मालवा के लगभग 40% हिस्से से मिलता है। ये पानी कमिटेड वाटर है जो कि निश्चित तौर पे गांधी सागर को जाना चाहिए। इसके बाद जो पानी बचता है, उस पानी से ही खेती संभव थी मालवा में। हमने जब पानी का उपयोग मालवा में शुरू किया, तो हम कहीं ना कहीं इस प्रतिशत को पार कर गए। मालवा में जल का इतना दोहन हुआ कि भूजल भंडार भरते ही रीतने लगे। इसका एक बड़ा कारण था खेती की पद्धति में आया बदलाव। जो पूरा खेती का
जो नया एक तरीका विकसित हुआ है, उसमें पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। स्थानीय प्रजातियों के स्थान पर हमने ऐसी फसलें बोईं जिन्हें बहुत अधिक पानी की आवश्यकता थी। पारंपरिक भारतीय फसलों के साथ साथ हम भारतीय संस्कृति से भी लगातार विमुख होते चले गए। नदियों से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ मोहम्मद आदिल खान। एक मिठाई रखी है मेरे पास में, आप भी बैठे हैं, मैं खाऊंगा तो मुझे स्वाद आएगा ना, मुझे अच्छा लगेगा, सबको समझ में आता है। लेकिन भारतीय संस्कृति ऐसी है कि मैं आपको खिलाऊंगा तो मुझे दोगुना आनंद आता है। आज भी ग्रामीण अंचलों में अच्छा बिस्तर मेहमान के लिए रखते हैं, अच्छे चावल मटके में रखते हैं कि अतिथि आएगा उसको खिलाएंगे। तो ये पश्चिमी सभ्यता में समझ में नहीं आता। अब क्या आ गया, अच्छा खा लो खुद, अच्छा पहन लो, और जो पैसा आपने कमाया नहीं है उसको अग्रिम खर्च कर दो। ये पद्धति आ गई भारत में। पानी के मामले में भी यही हुआ। असीमित लालच के चलते हम आने वाली पीढ़ियों के अधिकार को भी भूल गए। हम अपने जीवन की आपाधापी में ये बात भूलते जा रहे हैं कि हमारे बाद भी एक पीढ़ी है जिसको कि इस पृथ्वी पर जीना है। एक ओर हमने धरती की कोह को खंगाला तो दूसरी ओर क्षिप्रा के तट और विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित उसके उद्गम पर वनों के विनाश के कारण इस नदी की चुनौतियां और गंभीर होती चली गईं। जो आसपास के सारी पहाड़ियां, पहाड़ नष्ट हुए, उन पहाड़ों में जितने भी पेड़ हैं, वो पेड़ अपने अंदर अपनी जड़ों में हमेशा पानी को समेटे रहते हैं। और ये चूंकि कोई ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है और पश्चिम से निकल करके उत्तर की तरफ जाने वाली नदी है, तो इसमें बीच में और कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो इसमें कुछ अपनी तरफ से मदद कर सके, इसमें बढ़ोतरी कर सके। इन सब कारणों के चलते कुछ वर्ष पूर्व मोक्षदायिनी क्षिप्रा मृत प्राय सी हो चली थी। जिस नदी ने सहस्त्राब्दियों तक मनुष्य की प्यास को बुझाया और उसे जीवन प्रदान किया, उस नदी ने आखिरकार हमारे बढ़ते लालच के आगे घुटने टेक दिए। नियति को क्षिप्रा का विलुप्त होना शायद मंजूर नहीं था। मालवा क्षेत्र में जल प्रदाय और सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए जब मध्य प्रदेश शासन ने गंभीरतापूर्वक विचार किया तो समझ में आया कि इस समस्या का समाधान क्षिप्रा को पुनर्जीवित कर ही संभव हो सकता है। इसके लिए कई उपायों पर विचार किया गया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के संयुक्त संचालक मोहम्मद आदिल खान। विभिन्न परिस्थितियों में बांध बनाना, भूमि अधिग्रहण करना कठिन हो गया, तो ये विचार किया गया कि हम कैसे जल का उपयोग करें जिसमें न बांध बनाना पड़े न भूमि का अधिग्रहण करना पड़े। और मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री इस मामले में उन्होंने बेहद रुचि लेकर नर्मदा घाटी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ के ये कहा कि भाई नर्मदा का पानी मालवा में लाना चाहता हूँ। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के तहत नर्मदा के जल को ओंकारेश्वर से क्षिप्रा के उद्गम स्थल उज्जैनी ग्राम के समीप उद्वहन करने की योजना बनी। तो वहां से हमने 5 क्यूमेक्स जल, 5 क्यूमेक्स का मतलब आप समझ लीजिए 5000 लीटर प्रति सेकंड, इस मान से हमने जल का उद्वहन किया 348 मीटर। और विंध्याचल की बहुत कठिन पहाड़ियाँ हैं जहाँ आदमी का पैदल जाना भी मुश्किल है, वहाँ से पानी का लिफ्ट किया। 3 उसमें पंप लगाने पड़े हमको, जिसमें एक पंप हाउस में 4 पंप 3000 किलोवाट का एक पंप, इस तरह के 4-4 पंप 3 स्थानों पे लगा के जल का उद्वहन 5 क्यूमेक्स जल का उद्वहन किया। और आप देखेंगे कि ये कितना कठिन काम था कि जल को हमको ले जाना पड़ा कुल 48 किलोमीटर उद्गम तक। तो 48 किलोमीटर के लिए जो पंप लगाए गए हैं वो एक पाइप जो है माइल्ड स्टील का पाइप है, जिसको लोहे का पाइप सामान्य भाषा में कह सकते हैं, 12 मीटर लंबा और 2 मीटर व्यास का। और इस तरह 3788 पाइप लगा के हम क्षिप्रा के उद्गम स्थल तक पहुंचे। ये दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था कि भारी लागत वाली इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर लिया गया। इस पूरे परियोजना की लागत करीब 432 करोड़ रुपए होती है और इतने बड़े परियोजनाओं को 14 माह में पूरा करना एक अपने आप में रिकॉर्ड है। नर्मदा के जल से
अब क्षिप्रा एक बार फिर प्रवाहमान हो गई है और इसके सुखद परिणाम भी दिखने लगे हैं। 3000 कुएं रिचार्ज हो गए, तालाब रिचार्ज हो गए, उन रिचार्ज कुओं से सिंचाई हो रही है। तो ये एक नदी के जीवित होने की एक आरंभ तो हो चुका। जो कुएं वीरान हो गए थे, जिन पर जमघट लगने बंद हो गए थे, उन कुओं पर अब रौनक लौट आई है। इस लिंक परियोजना से क्षिप्रा पुनर्जीवित हो चुकी है, किंतु इसे प्राकृतिक रूप से प्रवाहमान बनाने के लिए सामाजिक और शासकीय स्तर पर कई प्रयासों की आवश्यकता है। जहां तक क्षिप्रा के प्रदूषण का प्रश्न है, तो कड़े कानून बनाकर इस समस्या से निपटा जा सकता है। नदियों को प्रदूषित करने वालों के लिए तो कड़े दंड के प्रावधान होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि नदियों के मामले में कोई कानून नहीं है। सिर्फ कानून बनाकर नदियों को बचाना संभव नहीं है। ये तभी संभव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति नदियों के प्रति संवेदनशील होगा। तभी हमारी सभी विकासात्मक परियोजनाएं भी नदियों को दृष्टिगत रखते हुए बनेंगी। सिंहस्थ के इस पुनीत अवसर पर आइए विचार करें कि जिन नदियों के लिए हमारे भीतर आस्था का सागर हिलोरें लेता है, उन्हें हमने क्यों उनके हाल पर छोड़ दिया है। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सागर मंथन प्रगटा अमृत, सागर मंथन प्रगटा अमृत, देव असुर झगड़े, चार जगह भूतल घट छलका, अमृत कण बरसे, पावन हुई भूमि तिथि राशि, मुक्ति पर्व मुखरे, स्नान ध्यान पूजा रचन कर, भव सागर तरले, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की 7वीं कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद खान की।